हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का करियर मेकर बुंडो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में ध्यान दिए होंगे ना, और वीडियो पूरा देख रहे होंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग कल के लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि कल का जो सीरीज़ था वो मैं बीच में ही स्किप कर दी थी, या फिर किसी कारणवश टेक्निकल इशू आने के कारण नहीं हो पाई थी। फिर बाद में मैंने ट्राई करी लेकिन वो हो नहीं पाया। तो उसी का आज एक कंपाइलेशन वीडियो बोलिए या फिर डिटेलेशन, कल जो छूट गया था उसका मैं डिटेलेशन आज करूँगी, ठीक है। तो ये मध्यकालीन भारत है, ठीक है। मध्यकालीन भारत में जब झारखंड का क्या प्रभाव रहा मध्यकाल में, उस टाइम हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे कि आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का जो शासक था उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था, तो झारखंडी सुल्तान, ठीक। उनके बाद यहाँ पर आता है मुग़ल, ठीक। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा अन्य क्लास की भांति आज हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेलेशन वीडियो कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हल्का सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। 1206 से 1526 तक कौन सी रही, तो ये रही आपकी गुलाम वंश रही, खिलजी रही, तुगलक रही, सैयद और लोदी, ठीक। तो लास्ट में कौन सी वंश रही थी, लोदी वंश, है ना, जो कि भारत में कितने वर्ष तक रूल की, तो ये 75 वर्ष तक रूल किया इसने, ठीक। 1491 से 1526 तक, ठीक। अब ये भी देखा जाता है, अब ये शेरशाह है, तो शेरशाह के पहले कि इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ, इसको मतलब कैसे इसका मतलब सत्ता इससे गया और कैसे बाबर का यहाँ पर आक्रमण होता है, ये चीज़ देखेंगे, ठीक। देखिए ये जो बाबर है ना, ये इब्राहिम लोदी जो है, अभी इनका बैकग्राउंड ही चल रहा है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम क्या बता रहे हैं, देखिए इसका बैकग्राउंड ही चल रहा है अभी तक। इब्राहिम लोदी जो हैं उनके चाचा थे आलम खां, और ये कौन थे इनके चाचा, और दूसरे थे इब्राहिम लोदी के भाई, कौन थे वो, तो दौलत खां, ठीक है। और ये दौलत खां ये कहाँ का शासक था, तो ये पंजाब का शासक था। और इसी समय इब्राहिम लोदी के समय में ही राजस्थान के मेवाड़ का शासक कौन था, ये था आपका राणा सांगा, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ एक स्टोरी है, उस स्टोरी को समझना है, ठीक। देखिए इब्राहिम लोदी का जो आलम खां है वो कौन थे, चचा, और भाई कौन था, तो दौलत खां। दौलत खां कहाँ का शासक था, तो वो पंजाब का था। और राजस्थान मेवाड़ का शासक कौन था, वो था राणा सांगा। और अचानक से बाबर कहाँ से आ जाता है भाई, मुगल वंश का जो मतलब संस्थापक कर देता है वो। तो जो बाबर जो था ना, ये फरगना का शासक था, ठीक है। देखिए आप बोलिएगा फरगना किधर है मैम, देखिए मैं एक रफ स्केच बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये आपकी हो गई दिल्ली, ठीक। ये हो गया आपका पंजाब, पंजाब वाला रीजन ही है ना, ये पंजाब हो गया, ठीक। यहाँ पे हो गया आपका राजस्थान, यहाँ पंजाब में कौन है, तो ये है दौलत खां। राजस्थान वाला एरिया में कौन है, तो यहाँ पे है राणा सांगा। और यहाँ खुद दिल्ली में कौन शासन रूल कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर है इब्राहिम लोदी, ठीक। और यहाँ पर ये जो आप लोग फरगना वाला देखते हैं, यहाँ पर है फरगना,
यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, तो यहाँ पर बाबर। जैसा कि ये लोग लगा ना कि बाबर क्या था, तो वो मंगोल शासक था, ठीक। तो ये लोगों को लगा कि मतलब ये लोग जो दौलत खां जो है और राणा सांगा क्या किए, बाबर को आमंत्रण किए कि आप इंडिया आइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टोरी क्या है वो चीज़ समझिए। अब जो है दौलत खां लोधी और राणा सांगा बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रण देता है। और ये लोग सोचता है ना कि ये लोग जब मंगोल जिस तरह से आया था, भारत को लूटपाट किया, उसके बाद में यहाँ से चला जाता था। यहाँ पे बस लूटपाट से उन लोग को मतलब रहता था, वो लोग को यहाँ पे रूल करना मतलब नहीं था। लेकिन क्या हुआ ना कि जब बाबर जब यहाँ पे आया और जहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पे आक्रमण के साथ साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रूल करना भी चालू कर दिया। यानी कि यहाँ पे लोगों ने शासन भी करना चालू कर दिया। कौन, तो वो था आपका बाबर, ठीक। दौलत खां जो है वो लोधी बाबर को सियालकोट का युद्ध 1520 लड़ता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको जरूर एक बार नोट डाउन कीजिएगा। दौलत खां लोधी जो है ये बाबर से कौन सा युद्ध लड़ता है, ये मैं वर्सेस कर देती हूँ, ठीक है। सॉरी, दौलत खां लोधी जो है वो बाबर से कौन सा युद्ध लड़ता है, तो वो सियालकोट का युद्ध लड़ता है। कब, तो 1520 में। देखिए 1520 में कौन सा युद्ध लड़ा जी, तो ये लड़े थे सियालकोट का, ठीक है। कौन कौन, तो दौलत खां वर्सेस बाबर। इसमें जीतता कौन है, तो बाबर। दौलत खां क्या करता है, हार जाता है। अब हारने के बाद क्या करता है कि बाबर जो रहता है ना, बाबर, तो ये कहाँ पे रूल कर रहा था। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो बाबर जो क्या करता है ना कि अब बेचारा दौलत खां जो कि कहाँ रूल कर रहा था, पंजाब में, अब क्या करता है कि इसका जो क्षेत्र है उसको हथिया लेता है। जा, अब बेचारा दौलत खां का तो मोए मोए हो गया। वो सोच रहा था कि इसको मैं बुलाया था यहाँ पर कि ये भारत आएगा, लूटपाट करके चला जाएगा और ये इब्राहिम लोदी को लूटेगा, जिसके बाद से हम दिल्ली में शासन करेंगे। अब क्या किया कि बेचारा आके ये बाबर सब सब अपने में हथिया लिया और साथ साथ में जो इनवाइट किया था इसको, उसका भी घर पाट सब लूट लेता है। अब इस बेचारा दौलत खां का तो हालत बहुत बुरा है। उसके बाद में देखते हैं अब कि अब राणा सांगा का क्या होता है, वो देखते हैं, ठीक। देखिए राणा सांगा में आने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा और मतलब और डिटेलेशन देख लेते हैं इसका, ठीक है। बोरियत नहीं हो रही है ना, चलिए ठीक है। इब्राहिम लोदी जो है 1526 में कौन सा युद्ध लड़ता है, पानीपत का। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, इसमें जीता कौन, तो बाबर। और यहाँ पे लोदी वंश का पूरी तख्ता पलट करने के बाद है ना, बाबर अब जो अपना बेटा था, बाबर का बेटा कौन, हुमायूं। हुमायूं को कहाँ भेजता है, आगरा, रूल करने के लिए ये
आगरा भेज देता है। इसी टाइम 1526 में मुगल का मतलब एंट्री हो चुका था। फिर खानवा का युद्ध होता है 1527 में, जिसमें बाबर और राणा सांगा जीतता है। अब देखिए, अब आता है बात दौलत खां और ये राणा सांगा तो इसको बुलाता है। दौलत खां का हाल बुरा तो कर ही दिया बाबर, अब राणा सांगा का इसका हालत ख़राब करेगा। देखिए, ये हो चुका था आपका खानवा का, मतलब ये पानीपत का। पानी पिया देन खाना खाया, ठीक। तो खाना खाने जाता है खानवा पास, खानवा का युद्ध, ठीक है। ये कौन कौन से किससे लड़ाई हुई थी? बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ रूल कर रहा था जी? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान पे, ठीक। कहाँ पर? कौन सा युद्ध था ये? तो ये खानवा का युद्ध था, ठीक है। कब लड़ा गया ये? 26 में पानी पीता है और 27 में खाना खाता है, ठीक है। अब इसमें जीत किसकी होती है? बाबर जीतता है, राणा सांगा बेचारा हार जाता है। अब इसका भी बाबर मोए मोए कर दिया राणा सांगा कब्जा। अब क्या करेगा? ये तो तब दौलत खां को भी हरा दिया, अब राणा सांगा को भी हरा दिया। तो और ये हराने के बाद क्या करता था? अपने साथ ये साम्राज्य विस्तृत कर रहा था। यानी कि बाबर का मकसद यहाँ पे था कि अपना ये इस्लाम को ज़्यादा मतलब ये लोग ला रहा था ना उस टाइम। अब तो सॉरी ये तो अपना जो राज्य था उसको बढ़ा रहा था, और अपना बेटा एक जो था हुमायूं, उसको कहाँ भेज दिया? आगरा में भेज दिया। अभी तक ये लोग बिहार या झारखंड अभी तक इन लोग नहीं पहुँचे हैं, ठीक। इसीलिए इनका जिक्र यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। जबकि इसी तरह अब ये जो बाबर था, अब ये बाबर कहाँ कहाँ पहुँच गया भाई, वो देखते हैं। कहाँ पर ये रूल करने लगा? तो एक तो पंजाब कर रहा था, जहाँ पे किसको हराया था? दौलत खां को। और दिल्ली में कर रहा था। दिल्ली में किसको हराया भाई? तो ये हराया इब्राहिम लोदी को, ठीक। आगरा में अपना बेटा को भेज दिया हुमायूं को। और राजस्थान में किसको हराया भाई? तो ये हराया राणा सांगा, ठीक। पंजाब में दौलत खां, दिल्ली में इब्राहिम लोदी, आगरा अपना बेटा को भेज दिया, राजस्थान राणा सांगा। देखिए, इसी तरह क्या किया ना, इसी तरह बाबर सभी राजाओं को बराबर परास्त करते गया और ये सभी समर्पण करते गए बाबर के पास। यानी कि जो राज्य हार जाते थे वो समर्पित कर देते थे कि बाबर जी ये आपका राज्य अब से हुआ। अब इसी तरीके से इसी क्रम में आता है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर गया, ठीक। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। क्या क्या था? पानी पिया, खाना खाया, घर गए, चंदा दिया और घर गया। 1526, 27, 28 और 29। तो चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध कौन कौन जीते थे? कौन कौन किनके इनके बीच हुआ था? तो इसी प्रकार इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हुआ था चंदेरी का युद्ध। ये 28 था ना, 26, 27, 28। इनमें थे आपके बाबर वर्सेस मेदिनी राय। इनमें जीतता कौन है? तो भाई सर्वे सर्वा था उस समय बाबर जीता। ये मेदिनी राय क्या के हार गए, ठीक। इसी तरह से घाघरा का भी युद्ध हुआ 1529 में। इसी तरह से जीते, बाबर ही जीता उसमें और साम्राज्य का विस्तार होते गया। ओके, अब जो यूपी और बिहार,
मैं बस डिटेलेशन के लिए हल्का सा मैपिंग कर दे रही हूँ, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, दिल्ली, यहाँ पर क्या है, पंजाब, ठीक, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान वाला भी एरिया अपना लिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर भी वो लोग चंदेरी खानवा वगैरह का यूज़ करते करते यहाँ तक वो लोग अपना राज्य विस्तार कर चुका था। अब यूपी और बिहार यहाँ पर है, यूपी और बिहार का बॉर्डर, ठीक। तो यूपी और बिहार का जो अफ़गानी लोग रह रहा था, वो लोग चाहता था कि हम लोग का नया राजा बने और वो क्या करे कि वो मुग़लों के खिलाफ़ लड़ सके, ठीक है। तो ये लोगों का राजा जो था वो कौन बना था, तो यही बना था शेर शाह यानी शेर खां, ठीक है। यहाँ इस देखिए इतना बताने के पीछे यही था कि इतना स्टोरी बताने के पीछे ये था कि अफ़गान शासक जो था वो क्या चाहता था, इनके पीछे की क्या स्टोरी था, वो सब चीज़ में बताने की कोशिश कर रही थी। तो आइए हम लोग का अब सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले का जो बैकग्राउंड है वो आप लोग एक दो बार री करके सुन लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यूपी बिहार का लोग क्या चाह रहा था, जो अफ़गानी था वो चाहता था कि हमारा नया राजा बने जो मुग़लों के खिलाफ़ लड़ सके, ठीक। ये लोग मुग़ल ही था जो मतलब अफ़गान से आया, इतना आक्रमण करते करते सारा जो लूटपाट करके जाता था वो यहाँ पर क्या किया, बस गया। तो अब ये लोग शासन लाया शेर शाह का, ठीक है। देखिए शेर शाह अफ़गान शासक था, ठीक है। अफ़गानी लोग इसका डिमांड क्या था कि शेर शाह। अब देखिए इसका अन्य नाम क्या था, इसका अन्य नाम था शेर खां और इनका बचपन का नाम जो था वो क्या था, फरीद खां। जो शेर को मार के गिराए थे इसीलिए इनका नाम शेर खां रखा गया था, ठीक। इनका बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इनका था फरीद खां। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था, ठीक। 1534 से 37 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेरशाह का पुत्र जलाल खां, शेरशाह का जो पुत्र था वो जलाल खां, जिसका बाप का नाम था फरीद खां, बेटा का नाम था जलाल खां, ने तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र की नाकाबंदी की थी, ठीक है। और शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों का चकमा देकर राजमहल झारखंड के रास्ते से होकर रोहतास तथा 1538 में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। यानी कि देखिए अब जब ये शेरशाह जिसका मतलब इनकी जिस पर्पस के लिए इन्हें राजा बनाया गया था, यानी कि मुगलों का संघर्ष करना, तो ये मुगलों का अभियान करने के बाद जब ये बंगाल अभियान से आ रहे थे उस समय ये राजमहल जो है झारखंड के रास्ते से रोहतास तथा 1538 में रोहतासगढ़ के किले पे अधिकार कर लिए थे। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ था, यानी कि यहाँ पे शाही सिक्का ज़्यादा चला था। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को ही जाता है। यानी कि झारखंड में अगर मुस्लिमों का प्रवेश हुआ था तो वो किनके वजह से हुआ था, तो वो शेरशाह के वजह से हुआ था, है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर महाराजा दशरथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया था। ना ये सफ़ेद हाथी प्राप्त कर लिया था। देखिए यहाँ पर तो मतलब जब मगध का साम्राज्य था तब झारखंड यहाँ से क्या भेजा जाता था, तो तलवारें भेजी जाती थी और हाथियाँ भेजी जाती थी, ठीक है। तो देखिए शेरशाह का जो सेनापति था खवास खां, ठीक, ने दरिया खां के साथ मिलकर महाराजा महारथ चेरो को परास्त किया और उनके पास से जो श्याम सुंदर नाम का सफ़ेद हाथी था उनसे वो प्राप्त कर लिया, ठीक है।
1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को परास्त किया और रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार रहा। यानी कि देखिए, लगभग 35 वर्ष तक शेरशाह और उनका वंश लोग यहाँ पर मतलब रूल करता है। ठीक, आप लोग को शेरशाह तक कोई दिक्कत है क्या? कमेंट कीजिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में। तो आइए हुमायूं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट और छूट गया था, देखिए। और ये जो शेरशाह है ना, हाँ देखिए, वो वीरभूम तक तो किया ही किया, और जो ये शेर खां था ना, कि ये मुगल शासक हुमायूं को परास्त भी किया, जबकि ये आगरा और दिल्ली पर भी कब्जा किया था। ऐसा था शेरशाह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम? अब है हुमायूं 1530 से 1556 तथा 1555 से 1556। देखिए, मुगल अफगान संघर्ष के दौरान 1530-40 के दौरान एक बार हुमायूं फुरकुंडा रामगढ़ तक पहुंच गया था। ठीक है, यहाँ तक इसकी मिलती है कि ये रामगढ़ के भुरकुंडा तक पहुंच चुका था। और आप लोग एक बार नोट डाउन और कीजिएगा कि भुरकुंडा में ही जो शीशा का फैक्ट्री है ना, शीशा का फैक्ट्री वो यहीं पर है। उसके बाद में आती है अकबर की काल। अकबर के संदर्भ में जो झारखंड है, झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। शासनकाल का पूर्वार्ध यानी कि 1556 से 76, और शासनकाल का उत्तरार्ध यानी 1576 से 1605। अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया तथा उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित किया था। ठीक है, देखिए, अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड में क्षेत्र का उपयोग किया था। ठीक, अकबर के विरुद्ध जब हो रहा था उस समय अफगान लोग क्या किया था, झारखंड का प्रयोग किया था। 1575 के टकरोई की लड़ाई यानी कि पझोरा भूगुलमारी की लड़ाई बालासोर उड़ीसा के पास जो है के बाद जुनेद कर्रानी जो दिल्ली सल्तनत का था, ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर यानी कि वर्तमान रामगढ़, रामपुर का पुराना नाम मतलब किनका पुराना नाम है तो वो रामगढ़ का नाम है में रुका, जहाँ इसका पीछा करते करते मुगल सेना भी आ गई थी। यहाँ जुनेद कर्रानी व मुगल सेना के बीच हुए युद्ध है ना, रामपुर की लड़ाई में मतलब युद्ध होता है। ठीक है, यानी कि जुन्नैद कर्रानी जब जा रहा था, टकरोई की लड़ाई जब हुई उसके बाद में जुन्नैद क्या किया, दिल्ली सल्तनत जाने लगा था, यानी बिहार जाने के क्रम में वो क्या किया, रामगढ़ में रुका। ठीक, जहाँ पे इसका पीछा करते करते कौन आ गई, तो मुगल सैनिक आ गई, और यहाँ पे जुन्नैद कर्रानी और मुगल सैनिकों के बीच में क्या होती है, फाइट होती है। उसके बाद में इसको किस नाम से जाना गया, तो रामपुर की लड़ाई। उसके बाद में क्या होता है, जुन्नैद कर्रानी यहाँ पर हार जाते हैं और मुगल सेना क्या होती है यहाँ पे जीत जाती है। ये हो गया उसका अकबर शासनकाल का पूर्वार्ध। अब देखते हैं इसका उत्तरार्ध देखते हैं, और राजवंशों क्षेत्रीय राजवंशों का पर शासन भी देखते हैं इसका। अकबर नागवंशों की राजधानी कोकरा या खुखरा को नियंत्रण में लेना चाहता था। इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध में एक क्षेत्र का प्रयोग सांसारिक कारण था, और साम्राज्य विस्तारण ये राजनीतिक कारण था। ठीक, और क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि आर्थिक कारण आदि थे। अकबर ने 1585 में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। बाद में मधुकर शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुग खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार
मान सिंह के अभियान 1590 से 1592 में मुगलों का साथ दिया था। देखिए क्या कहना चाह रहा है वो बताते हैं। देखिए मुगलों के समय क्या कहा जाता था, तो कोकरा या कुकरा, यह झारखंड के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत यानी कि मान के चलिए ये भारत है, ठीक है हमारा, तो ये लोग दिल्ली में रह रहा है, यहाँ पर मिड में रह रहा है, यहाँ दिल्ली है। ठीक, ये लोग इधर से तो जा नहीं सकता है, ठीक है, दक्षिण भारत, क्योंकि यहाँ पानी वाला इलाका यहाँ से आ जा रहा है। तो ये लोग क्या करता था कि यहाँ से वो लोग का यहाँ तक भी तो शासन था ना पूरा। उसके बाद में यहाँ से वो लोग मगध वाले साम्राज्य से होते 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 यहाँ से, अब यहाँ से आकर कि वो दक्षिण भारत जा सकता था। तो इसी क्रम में क्या पड़ता था, ये हमारा प्यारा झारखंड पड़ता था। ठीक, तो सामरिक कारण, ठीक है, साम्राज्य विस्तारण यानी कि राजनीतिक कारण था। अगर हमको राजनीति में इंटरेस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले के ज़माने में उस समय साम्राज्य विस्तार करेंगे। यानी कि एक एग्जांपल है, बहुत फेमस एक सीरियल था जोधा अकबर। ठीक है, जोधा अकबर था ना, तो उसमें क्या था कि जोधा जो बाई है वो अकबर से शादी करती है ना, और जो मुगल शासक था वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता था, राजपूतों के साथ विवाह नीति संबंध स्थापित करता था। मान के चलिए अगर एक राजा है वो मुगल है, और जो उनकी रानी उन्होंने विवाह किया वो किनसे किया, तो वो किया राजपूत से। अब ये तो नहीं है ना कि ये राजपूत हैं तो इनके घर वाले इनसे जाएंगे झगड़ा करने। इनके बीच में क्या हुआ कि ये विवाह के थ्रू ये क्या किए, संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो ये होती है राजनीतिक कारण। ठीक, या तो आप विवाह करके राजनीतिक मतलब अपना विस्तार कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे विद्रोह कीजिए, उसके बाद में इनको परास्त कीजिए, उनके बाद में आप अपना साम्राज्य को विस्तार कीजिए। ठीक है, और इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि यानी कि आर्थिक कारण भी थे। यहाँ पर इन लोगों का आर्थिक कारण में देखा जाए तो क्या था, झारखंड क्षेत्र एक था कि आपका हाथी इजीली मिल जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे झार मतलब वनखंड था। ठीक है, झारखंड इसका नाम ही पड़ा है इसीलिए। और सेकंड, क्योंकि यहाँ पे असुर जनजाति रहती थी जो क्या करती थी, लोहा गलाना का काम करती थी, और लोहा से क्या बनता था आपका, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे किस्म के क्या बनते थे, वो तलवार बनती थी, जो कि कहाँ तक जाते थे, मेसोपोटामिया तक। देखिए आप लोग रिलेट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक याद नहीं होगा, इसीलिए पिछला क्लास में जो भी चीज़ हो चुका है उसको आप लोग रिलेट कीजिए, एक एक करके रिलेट कीजिए। ठीक है, और बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी है उससे आप लोग इग्नोर कीजिएगा और क्लास में बने रहिए। देखिए अकबर ने 1585 में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह, ठीक है, नागवंशी शासक मधुकरण शाह पराजय हुए तथा मधुकरण शाह ने वार्षिकी मालगुजारी देना स्वीकार किया। इसके बाद मधुकर शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुक खां, ठीक है, देखिए उड़ीसा के शासक कौन थे, कुतलुक खां, वो उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान 1590 से 92 में मुगलों का साथ दिया था। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए पलामू का चेरो वंश। 1589 में राजा मान सिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। अगर बोला जाए अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार किन्हें नियुक्त किया था, तो वो है राजा मान सिंह। तो कितना, तो 1589 में। मान सिंह ने 1590 में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। यानी कि पलामू में चेरो वंश का मतलब चेरो राजा का यहाँ पर रूलिंग था। ठीक है, भागवत राय का। और 1590 में क्या किया, 1589 में देखिए राजा मान सिंह को अकबर है जो बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था, और इन्होंने 1590 में क्या किया कि चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? 1589 में क्या किया, तो वो अकबर जो है राजा मान सिंह को क्या किए थे, अपना सूबेदार घोषित किए। 1590 में यह अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिए। ठीक है, पलामू में मुगलों की सेना नियुक्त करने के बाद भगवत राय को राजा बने रहने दिया। ठीक है,
यानी कि पलामू की जो सेना है उनको नियुक्त करने के बाद भागवत राय को यहीं का राजा बनने रहने दिया गया। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेना को मार भगाया तथा पलामू पर पुनः सत्ता स्थापित कर ली। यानी कि देखिए 1590 में क्या किया है ना, चेरो राजा भागवत राय मुगलों का अधीनता स्वीकार करने हेतु मानसिंह विवश कर देता है। ठीक, उनके बाद में मुगल सेना जो है नियुक्त करने के बाद भागवत राय को राजा बने ही रहने देता है, यानी कि नाम का राजा है बस, बाकी जितना कार्य प्रणाली जो है वो कौन देखेगा, तो वो देखेगा आपका मुगल से सेना देखेगा। ठीक है, और जितना अगर यहाँ पे ठीक, और बस नाम का था। ठीक, 1605 में जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है उसके बाद क्या करता है, चेरो जो होते हैं वो मुगल सेना को मार भगाते हैं। यहाँ पे क्यों आया है ऐसे बोल के भगाता है इन लोग को, और पलामू पर पुनः अपनी चेरो वंश की जो शासन थी उसको लीड पे लाता है, यानी कि उसको रूलिंग करवाता है फिर से चेरो वंश को। ठीक है, अब आता है सिंहभूम का सिंह वंश। सिंह वंश का सिंह वंश, ठीक है, सिंहभूम का सिंह वंश 1592 में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा था। इस समय सिंहभूम के पोरहाट में सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह का शासन था। अगर बोला जाएगा कि सिंहभूम में उस समय किनका शासन था, तो वो किनका था, तो वो रंजीत सिंह का था। ठीक है, मानभूम के इस दौरान रंजीत सिंह की मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया तथा उसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया, यानी कि उसको बॉडीगार्ड बना लिया। देखिए यहाँ पे कौन था, सिंहवंशी राजा कौन था, तो रंजीत सिंह। रंजीत सिंह क्या किया कि वो मुगल नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रहा था, तो उसको क्या करता, विवश कर देता है और उसको क्या कर लेता है, अंगरक्षक दल यानी कि बॉडीगार्ड जो देख रेख। देखिए तो हम लोग कहाँ थे, सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है, रंजीत सिंह तक हो गया था। ठीक, अंगरक्षक दल में इनको शामिल कर लेता है, इनको जबरदस्ती अधीनता स्वीकार करने के बाद। ठीक, देखिए 1592 ईस्वी में मान सिंह में राजमहल यानी कि साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। देखिए यहाँ पर ये स्टार है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1592 में मान सिंह ने राजमहल यानी कि साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया था। मानसिंह के परकोटा ऊंची चार दीवारी व राजमहल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। यानी कि मानसिंह ने परकोटा यानी ऊंची चार दीवारी व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से नामकरण क्या चेंज किया, तो वो अकबर नगर किए। ठीक, आगे देखते हैं। मानभूम और हजारीबाग के राजवंश 1590 से 91 ईस्वी में मान सिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते हुए मानभूम से गुजरा था। ठीक, इस दौरान उन्होंने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। यानी कि 1590 से 91 में जब मान सिंह मिदनापुर के अभियान में जा रहे थे, ठीक, तो उस समय वो मानभूम से गुजरे। इस दौरान उन्होंने क्या किया, परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। आईने ए अकबरी के अनुसार, ठीक है, अब आप लोग ये कमेंट कीजिएगा कि आईने अकबरी कौन लिखे थे। अनुसार हजारीबाग के क्षय और चंपा क्या था, ये परगना था, बिहार सूबा में शामिल थे, जिनकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की गई थी। आईने अकबरी किनकी पुस्तक है, कमेंट कीजिएगा, तो जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। तो आईने अकबरी किनकी पुस्तक थी, ये बताइए। के अनुसार हजारीबाग के क्षय और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल था, जिसकी मालगुजारी कितनी थी, 15,500 रुपये थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, आप लोग आंसर नहीं करते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। अब है जहांगीर 1605 से 1627। झारखंड के संदर्भ में जहांगीर का शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां शहजादा खुर्रम के राजमहल का आगमन से है। ठीक,
छोटा नागपुर खासकर नागवंश देखिए। जहांगीर की आत्मकथा यानी कि जहांगीर जो पुस्तक लिखी थी उनके हिसाब से झारखंड क्या था, ठीक है। तो जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी, बोलिएगा नहीं, ये तुजू की है जहांगीरी। और आप लोग मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन करी है, उसका भी कि आईने अकबरी कौन लिखे थे, ठीक, किनकी पुस्तक है वो। तो तुजू के जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों को शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों से मिलने वाले हीरों के कारण इन पर अधिकार करना चाहता था। यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ की जो नदियाँ हैं उनमें क्या वर्णन किया था कि यहाँ पर हीरा मिलता है, और यही हीरो के कारण क्या किया, इस क्षेत्र में वो अधिकार करना चाह रहा था। देखिए, जहांगीर के समय कोकरा का शासक दुर्जन शाल मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने व मालगुजारी देने से मना किया था। देखिए, ये दुर्जन शाल वही हैं, देखिए ये दुर्जन शाल वही हैं जिनको हीरो का ये क्या थे, बहुत बड़े पारखी थे, ठीक है। और यही इनको 12 वर्ष तक ना, ये ग्वालियर का जो किला है ना, वहाँ पे इनको कैदी बना करके रखा गया था, कैद करके रखा गया था। दुर्जन शाल कौन थे, तो हीरे के बहुत बड़े पारखी थे। तो जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर पूरा अधिकार करने का आदेश दिया। परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई, ठीक है। यहाँ पे जफर खां तो मर जाता है, जहांगीर का इच्छा अधूरा रह गया। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां नूरजहां का भाई को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा यानी झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। देखिए, जहांगीर जो क्या था, इब्राहिम खां यानी कि नूरजहां के जो भाई था, वो बिहार का सूबेदार उसको नियुक्त करता है और बोलता है कि जाओ झारखंड यानी कि कोकरा क्षेत्र पर विजय प्राप्त करो। आगे बढ़ते हैं। और ये लोग इतना क्यों, मतलब ये क्या था कि हमको झारखंड का क्षेत्र चाहिए ही चाहिए, क्यों था, क्योंकि ये लोग का मन में लालच भर चुका था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शंख नदी पे वर्णन क्या किया था, कि वर्णन क्या किया था अपना आत्मकथा में जहांगीर की तुजू के जहांगीरी में, कि यहाँ की नदियों में क्या मिलता है, तो हीरा मिलता है। और किस नदी से मिलता है, तो शंख नदी से। शंख नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट कीजिएगा। इब्राहिम खां इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी पर भी अपना अधिकार में ले लिया। इब्राहिम खां ने नागवंशी राजा दुर्जन शाल, देखिए पहले ही बता चुके थे, अभी आया, ठीक, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इससे मना करने पर दुर्जन शाल को 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रखा गया था। देखिए, है ना, 1615 से 27 तक। इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया तथा इब्राहिम खां को फात जंग की उपाधि प्राप्त करते हुए 4 हजारी मनसबदार बनाया गया। 1627 ईस्वी में, अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए, 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया, ठीक है। हीरो को परखने हेतु दुर्जन शाल को ग्वालियर से, जो कि 12 साल तक इनको बंदी बना करके रखा था, कहाँ पर, तो इनको रखा था ग्वालियर का किला में, ठीक। ग्वालियर से शाही दरबार में बुला लिया गया। दुर्जन शाल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जन शाल को शाह की पदवी प्रदान करते हुए मुक्त कर दिया तथा उनका राज्य भी वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जन शाल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। यानी कि इनको जब ये मुक्त किया तो जहांगीर को ये जो दुर्जन शाल थे, है ना, इनको शाह की पदवी दे दिया, ठीक है। दुर्जन शाल शाह की पदवी कौन दिया था, तो जहांगीर दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि हीरा का परख करने के लिए दिया था। और ये दुर्जन शाल कहाँ पे रहे, तो 12 साल ये कहाँ रहे, ग्वालियर का किला में कैद रहे, ठीक। तो ये 6,000 रुपये का वार्षिक कर देना स्वीकार किया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। पलामू का चेरो वंश।
1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खां ने अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अफजल खां ने जहांगीर के आदेश से पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरो वंशी शासक अनंत राय था, ठीक। परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई तथा इस अभियान में असफल रहा। 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय पलामू का शासक बना। इसने अपने राज्य का विस्तार सड़क के आजम यानी कि जीटी रोड के पर चौपारण हजारीबाग तक किया, ठीक है। देखिए, इन्होंने सहबल राय जो पलामू का शासक बनता है और यह अपना कहाँ से कहाँ तक राज्य विस्तार करता है, तो सड़क के आजम जीटी रोड पर चौपारण हजारीबाग तक करता है, ठीक। सहबल राय बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूटा करता था, ठीक है। इसमें जहांगीर जो है वो नाराज हो जाता है तथा वह सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश देता है। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सहबल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया तथा इस लड़ाई में क्या होता है, सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही सहबल राय जो का मरने का समाचार मिलता है तो चेरों ने सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पाद मचाना शुरू कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया, ठीक है। यानी कि सोचा सहबल राय का मृत्यु हो गया तो चेरो लोग जो सोचे कि हम लोग अब इस पे काबू पा लेंगे मुगलों पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुगल अधिकारी इनका दमन कर दिए। विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम के वीरभूम विष्णुपुर पर अधिकार करने पर सफलता प्राप्त की। जहांगीर ने 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। किनको? अफजल खां को। अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीर को पराजित किया था, ठीक। खुर्रम यानी शाहजहां का राजमहल आगमन। खुर्रम जहांगीर का पुत्र तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। बाद में मुगल बादशाह से सुलह होने के पश्चात खुर्रम खां पुनः दक्षिण भारत लौट गया, ठीक। मुगल खां, ये खुर्रम जो है जहांगीर का पुत्र था और ये कहाँ था, तो ये दक्षिण भारत पर मुगल सूबेदार के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। तो वो आता है वर्धमान से होते हुए राजमहल क्षेत्र में आता है और वो बंगाल का जो सूबेदार होता है इब्राहिम खां, दोनों में लड़ाई होती है, जिसके बाद में राजमहल पर वो अधिकार कर लेता है। बाद में मुगल बादशाह से इसका सुलह हो जाता है। तो ये खुर्रम जो रहता है शाहजहां का ये जहांगीर का जो पुत्र रहता है वो चला जाता है पुनः दक्षिण भारत। अब देखिए आता है आपका शाहजहां 1627 से 1658। झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है, ठीक। तो छोटा नागपुर खास का नागवंश से क्या इनका संबंध है, तो जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन साल ने 1627 को अपनी राजधानी कोकरा आया तथा 1640 तक यहाँ पे शासन किया। यानी कि हम लोग देखे थे दुर्जन साल क्या था पिछले कुछ देर पहले। तो दुर्जन साल की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से दोईसा स्थानांतरित कर दिया था, ठीक। दुर्जन साल अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया था? कोकरा से दोईसा, BBI कर लीजिए, ठीक है। जो लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी भी रही। दुर्जन साल ने दोईसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण कराया, जिस पर मुगलों का स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। इन भवनों में नवरत्नगढ़ का नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था।
इन भवन में मुगलों से प्रभावित होकर झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था की गई थी। नवरत्नगढ़ का जो किला है, ठीक है, नवरत्नगढ़ का किला कहाँ है जी, आप लोग कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे क्या किया कि मुगल का यहाँ तक कितना प्रभाव पड़ चुका था कि यहाँ पर जो इस जो किला है, महल है, वहाँ पे क्या था, झरोखा दर्शन भी था। देखिए, दुर्जन साल की मृत्यु के उपरांत 1640 ईस्वी में रघुनाथ शाह 1414 से 90 तक नागवंशी का शासन रहा, इसका शासक रहा था। ठीक है, रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानजादा मुगल सैन्य अधिकारी ने आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह की मालगुजारी देना स्वीकार करके संधि कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक तो था ये नागवंशी। अब आ गया चेरोवंशी, पलामू का चेरोवंशी। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक प्रताप राय शाहबल राय का ये कौन था, उत्तराधिकारी था। यह अत्यंत शक्तिशाली व समृद्ध शासक था। 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां ने पलामू क्षेत्र की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दी थी, जिसे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों से अधिकाधिक धन वसूलने का प्रयास किया। मुगलों द्वारा मालगुजारी की राशि नियंत्रण बढ़ाता जा रहा था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया। शाहजहां ने शाइस्ता खां को, देखिए यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं, शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। शाइस्ता खां ने 1641 में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि कर लिया और 80,000 रुपये देने का व पटना में हाजिरी लगाना भी स्वीकार कर लिया। देखिए, 80,000 रुपये प्राप्त करके शाइस्ता खान 1642 में पटना लौट गया। 1642 में प्रताप राय ने मुगल शासक की वार्षिक मालगुजारी नहीं दिया। ठीक है, 1643 में शाहजहां ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। यानी कि पलामू से इसका जो क्या था, चेरो राजा प्रताप राय था, ठीक है, वो 80,000 रुपया से संधि किया, वो पटना में हाजिरी लगाना भी किया। ठीक है, 1642 में 80,000 रुपये कर दे करके तो वो लेकर के वो लौट गया। ठीक है, पटना 1642 में भी नहीं दिया, 1643 में भी नहीं दिया, तो क्या किया, पलामू का एक बिहार का नया सूबेदार इतिकाद खां को नियुक्त किया और पलामू के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगलों की सेना को पलामू की ओर आता देख प्रताप राय ने संधि करने का प्रस्ताव भेजा। यानी कि प्रताप राय था वो डर गया और इसका क्या किया, मुगल सेना को संदेश भेजता है और प्रस्ताव ये रखता है कि 1,00,000 रुपया देगा और एक हाथी देने के अतिरिक्त पटना चलने की स्वीकृति प्रदान की। यानी कि ये जो प्रताप राय थे वो बोले कि नहीं, हम मतलब आप क्यों भेज रहे हैं, मत भेजिए, हम 1,00,000 रुपया भी देंगे और एक हाथी के अतिरिक्त हम आपके साथ पटना भी चलने के लिए सहमत हैं। इतिकाद खां की सिफारिश पर 1644 में शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपए की सालाना मालगुजारी तय कर दी। ठीक, 1 करोड़ उस समय आज के 100 करोड़ के बराबर होगा। ठीक है, पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2,000 मनसबदारी नियुक्त किया गया। ठीक, प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भूपाल राय तथा उसके बाद मेदिनी राय का शासन रहा। पुराना पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में हुआ। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण कराया। पुराना मतलब पलामू का पुराना किला का निर्माण कौन करवाया, तो
प्रताप राय के शासनकाल में हुआ। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पे क्या किया, नया किला का निर्माण करवाया था। सिंहभूम का सिंह वंश। शाहजहां के समय सिंह वंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। और अगर अन्य क्षेत्रवंशी राजवंश के बारे में बात करें तो शाहजहां के शासनकाल में पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपने राज्य को परिवर्तित कर दिया था। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। 1639 में पूछेगा बंगाल की राजधानी कहाँ थी, तो झारखंड मतलब राजमहल में थी। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके कहाँ कर दिया, तो ढाका। किसके काल में, तो औरंगजेब क्या था, इतिहास का सबसे क्रूर राजा था। कौन, औरंगजेब। और ये बंगाल की राजधानी कहाँ से किया था, तो राजमहल से ढाका कर दिया था। ढाका कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में। शाह शुजा, देखिए शाह शुजा कौन था, तो शाह शुजा शाहजहां का पुत्र था। यह बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर भी था और इसने भी राजमहल को अपनी राजधानी बनाई। ठीक, औरंगजेब सबसे ज़्यादा ये क्रूर शासक था ना ये। झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब ने शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। देखिए नागवंश में ये आकर क्या क्या था वो देखिए। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह 1690 से 40 से 90 और राम शाह, ठीक है, सॉरी, देखिए नागवंशी शासक जो रघुनाथ शाह थे 1640 से 90 और राम शाह 1690 से 1715 औरंगजेब के क्या थे, समकालीन थे। अगर पूछा जाए औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो 1717 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय तक कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ था। ठीक है, रघुनाथ शाह जो था वो अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर, यानी बोड़ैया रांची में है स्थित है मदन मोहन मंदिर, उनका निर्माण कराया। ठीक है, रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, रघुनाथ शाह इतना धार्मिक प्रवृत्ति था कि उन्होंने क्या किया, दो मंदिर का निर्माण करा। एक तो मदन मोहन मंदिर और दूसरा हरि ब्रह्मचारी मंदिर। फ्रांसीसी यात्री टेनवियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक ही बार मुगल आक्रमण हुआ, जिससे रघुनाथ शाह को अधिक क्षति नहीं हुई। औरंगजेब के शासनकाल में ही पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण कर व्यापक लूटपाट की। ठीक है, इस लूटपाट में मेदिनी राय को पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त हुआ। मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ी पर नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दोईसा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। इस फाटक को नागपुर का दरवाजा कहा जाता है। देखिए मेदिनी राय को क्या हुआ, पुराने किले के समीप एक नया किला का निर्माण कराया तथा इसे दोईसा जो पत्थर प्राप्त हुआ था, यानी कि देखिए लूटपाट में मेदिनी राय को क्या प्राप्त हुआ था, तो विशाल फाटक प्राप्त हुआ। उस फाटक को कहाँ लगाया, तो उस नया जो किला था वहाँ पे लगवाया और इसको नाम क्या दिया, तो नागपुर का दरवाजा। रघुनाथ शाह के बाद राम शाह नागवंश का शासक बना, जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था। मतलब इनके संबंध अच्छे थे। 1692 ईस्वी में राम शाह ने औरंगजेब को 9,705 रुपये मालगुजारी के रूप में प्रदान किया। राम शाह ने पलामू, रीवा एवं सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया था। इसने रीवा व सिंहभूम के साथ
वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। मैंने पहले भी डिटेल बताई थी कि इंसान जब युद्ध की नीतियों से हार जाता था, युद्ध नहीं करने की क्षमता होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। मान के चलिए रीवा और शिवभूम के बीच में अगर ना अगर विवाह हो गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि इनके पापा यहाँ पे आक्रमण करेंगे या फिर इनके राज्य से यहाँ आक्रमण करेंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये संबंधी हैं। इनके यहाँ बेटी है और इनके यहाँ वो यहाँ से पतोहू लेके आए हैं, तो इनका ये लोग क्या हुआ, ये लोग वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। ठीक। राम शाह ने अपने पुत्री एनी शाह का विवाह रीवा नरेश की पुत्री से किया तथा अपनी 2 बहनों का विवाह राजभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ किया था। ठीक है, यानी कि वैवाहिक संबंध भी पहले के ज़माने में स्थापित किए जाते थे। अब ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा बाकी है, तो देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट ही रखेंगे क्लास को। ठीक है। पलामू का चेरो वंश। औरंगजेब के शासनकाल में प्रारंभिक काल में पलामू में चेरो राजा मेदिनी राय का शासन था। अगर बोला जाए कि उस समय जब औरंगजेब था, उस समय पलामू का राजा कौन था, तो मेदिनी राय था। ठीक है। मेदिनी राय 1658 से 74 ईस्वी में सर्वाधिक शक्तिशाली चेरोवंशक शासक था। मेदिनी राय 1658 से 74 में सर्वाधिक शक्तिशाली चेरोवंशिक शासक था। मेदिनी राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा उससे मना कर दिया था। इसके साथ ही वह सीमावर्ती मुगल राज्यों पर आक्रमण का लूटपाट भी करता था, है ना। मुगल औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 में पलामू पर आक्रमण करके मेदिनी राय से कर वसूलने हेतु भेजा। 23 अप्रैल 1660 को दाऊद खां पटना चले गए तथा इससे पहले दाऊद खां ने 5 मई 1660 को कोठी के किले तथा इसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा के किले चतरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है। कुंडा के शासक चुनराय को पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इससे नाराज होकर मेदिनी राय के कहने पर सुरवर राय चुनराय के भाई ने चुनराय राय की हत्या कर दी थी। यानी कि इस्लाम धर्म जब ये कुंडा के शासक जो चुनराय थे, वो जब इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं तो इनसे नाराज हो जाते हैं मेदिनी राय, और इनको बोलते हैं कि आप अपने भाई को, सुरवर राय को, अपने भाई को आप मार दीजिए, तो वो हत्या कर देते हैं। 25 अक्टूबर 1660 को दाऊद खां चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण हेतु बढ़ा तथा 3 नवंबर 1660 को तरहसी पहुंचा। मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरत सिंह के माध्यम से तरहसी पहुंचे और दाऊद खां को संधि का प्रस्ताव भेजा। ठीक है। दाऊद खान ने संधि के इस प्रस्ताव की सूचना औरंगजेब को भेजी तथा बादशाह का उत्तर आने तक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है। इसी बीच पलामू के राजा के कुछ लोगों ने मुगलों के एक काफिले को लूटा। इससे नाराज होकर दाऊद खां पलामू पर आक्रमण करते हेतु इसकी राजधानी तक आ गया। ठीक है। मेदिनी राय की युद्ध की तैयारी करने लगा। इसी दौरान औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकारने और इसकी निश्चित दर से कर देने हेतु प्रस्ताव भेजा। इसे स्वीकार करने पर मेदिनी राय ने उसके पद पर बने रहने का प्रस्ताव दिया था। मेदिनी राय ने औरंगजेब का प्रस्ताव क्या किया, ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। औरंगा नदी के तट पर स्थित नया किला जो कहाँ पर बना, तो पलामू का नया किला कहाँ बना, तो औरंगा नदी के तट पर बना। मुगलों की सेना तथा मेदिनी राय के बीच में युद्ध शुरू हो गई तथा मुगलों की सेना भारी पड़ गई और मेदिनी राय की सेना कमज़ोर। इसके बाद में वो हार गई मेदिनी राय ने किले से कीमती सामान देकर महिलाओं व बच्चों को जंगलों में भेज दिया तथा स्वयं नए किले में ही रुक गया। मुगल सेना द्वारा नए किले का आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय भी जंगल की ओर भाग गया। बाद में मेदिनी राय ने सरगुजा में शरण ली थी। इसी प्रकार पुराने एवं नए सहित चेरो राज्य पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद साहसी चेरों ने पुनः देवगन के किले के पास मुगलों से युद्ध किया, परंतु दाऊद खां के एक सेनापति शेख सफ़ी ने पराजित किया। बाद में किले में कब्जा कर लिया।
दाऊद खान ने पलामू पर विजय प्राप्त कर यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की करके मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त किया तथा स्वयं पटना लौट गया। यानी कि दाऊद खां यहाँ पलामू पर विजय प्राप्त कर लिया ये लोग पूरी तरीके से सबको हरा करके, उसके बाद में क्या किया, यहाँ का जो किला था पलामू का जितना, उसको प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर दिया यहाँ पर, और मनकली खां को क्या क्या फौजदार नियुक्त किया, और वो खुद भी क्या था, वो पटना लौट गया। दाऊद खान ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। यानी कि दो किला थे, एक नए किला एक पुराने किला। किला कौन सी नदी पे किनारे स्थित था, तो वो था आपका औरंगा नदी, ठीक है। और यहाँ पर जब ये जीत जाता है दाऊद खान तो क्या बनाता है, एक मस्जिद को मस्जिद बनाता है, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दाऊद खान ने पटना लौटते समय पलामू किले का सिंह द्वार अपने साथ ले गया तथा उसे दाऊद नगर की अपनी गढ़ी लगवा देता है। यानी कि पलामू किला जो सिंह द्वार था उसको अपना ले जाता है और दाऊद नगर अपनी गढ़ी में लगवा दिया। इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की मोतियों की माला दी और औरंगाबाद स्थित अमछा, मनोस व गोह नामक स्थान उसके अधीन कर दिया, ठीक है। देखिए इनसे इतना खुश हो गया, 50,000 का मोती का माला भी दे दिया, औरंगाबाद में स्थित अमछा, मनोस व गोह स्थान भी उसके अधीन कर दिया, ठीक। 22 अगस्त 1666 को पलामू को बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनखली खां को स्थानांतरित कर दिया। मनखली खां के जाने के बाद मेदिनी राय सरगुजा से पुनः लौटकर पलामू लौट गया तथा अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय ने अपनी बुद्धिमत्ता नीति के द्वारा शीघ्र ही पलामू के राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली, यानी कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी करने लगा। मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी गई। मेदिनी राय के शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद में पलामू पर क्रमशः रुद्र राय और दिक्पाल राय और साहिब राय का शासन रहा। देखिए अब आगे देखते हैं। अन्य क्षेत्रीय राजवंश। औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र के 5 प्रमुख राज्य रामगढ़, कुंडा, छह, कैंदी व खड़गदिया थे, ठीक है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण रामगढ़ था। कौन था, तो रामगढ़, कुंडा, छह, कैंदी व खड़गदिया में सबसे ज़्यादा कौन था, तो रामगढ़। इसके बाद में 1676 से 1724 तक रामगढ़ का राजा दलेर सिंह था। 1670 ईस्वी में दलेर सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर दी, क्योंकि बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग का बीच में स्थित था। दलेर सिंह ने चास के शासक मगर खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडिहा अवस्थित था तथा यह हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। कुंडा राज्य, चतरा की स्थापना औरंगजेब के एक अधिकारी राम सिंह ने की थी। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों तथा पिंडारियों की रक्षा हेतु बावलतार, भीमपुरी, बावराडी व नागदर्रा की जिम्मेदारी प्रदान की। केंद्रीय राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित थे तथा इसके पूर्व में 6 राज्य अवस्थित थे, यानी कि छः, ठीक है। 6 बिहारी जब लैंग्वेज सुनिएगा तो 6 वो सुनिएगा तो वही 6 है, जगह का नाम है, ठीक। औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी को राजमहल ढाका स्थानांतरित करने के बाद 1695 से 96 में मिदनापुर बंगाल में के शोभा सिंह व उड़ीसा के अफगान रहीम खान ने बंगाल क्षेत्र में लूटपाट की तथा इस पर कब्जा कर लिया। 1697 ईस्वी में जबरदस्त खान ने इन्हें पुनः मुक्त कराया। मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर मुगलों का आक्रमण प्राप्त हो रहा, ठीक है। यानी कि मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर मुगलों का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया। और अगर पूछा जाए कि झारखंड में धनबाद एक ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणकारियों से पूर्णतः बचा रहा था, ठीक। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए अन्य तथ्य।
पाल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ था। मैं उस दिन परसों की क्लास में ना, जब धार्मिक मतलब चल रही थी, उस समय बताई थी मैं कि वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म में बहुत मतलब फेमस है। तो ये वज्रयान शाखा कौन थी? तो ये बंगाल के पाल शासकों से आई थी, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म में मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित थे। लेकिन वज्रयान शाखा एक ऐसी शाखा है, बौद्ध धर्म की ऐसी प्रचलित शाखा है जो कि क्या मांस मदिरा हर तरीके की चीज़ों का सेवन करती है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? पाल शाखा बोलते हैं। और ये झारखंड में कब हुई? तो पाल शासकों के काल में हुई थी, जो कि कहाँ से आए थे? बंगाल से आए थे। उड़ीसा के राजा नरसिंहदेव द्वितीय ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश व बलबन के शासनकाल में झारखंड गुलाम वंश के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहा। देखिए यहाँ पर ये भी आपका भी आया है। इल्तुतमिश व बलबन के समय झारखंड के शक्तिशाली नागवंशी राजा हरिकर्ण शासन कर रहे थे। यानी कि जब इल्तुतमिश व बलबन यानी कि गुलाम वंश जब था, उस समय यहाँ पर कौन रूल कर रहे थे झारखंड का? नागवंशी राजा, तो वो हरिकर्ण। कोकरा से नागवंशी शासकों को मुगलकालीन ग्रंथों से जमींदारे खां अलामा हीरो के खान मालिक को संबोधित किया था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मध्यकाल में झारखंड की क्या स्थिति थी, इसकी क्या क्या ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? ये थी आपकी मध्यकाल में भारत, ठीक। अब देखेंगे आधुनिक काल में भारत या फिर अदर जो भी टॉपिक। देखिए जो शुरू से हम लोग जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं ना, उसी सीरीज में हम लोग रखेंगे। 2 टॉपिक हम लोग को छूट गया है, एक परिचय छूट गया है और एक लोगो छूट गया है। तो मैं उसे एक लोगो ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का मतलब बचा हुआ है, तो उसको मैं तुरंत ही किसी वीडियो में कंपाइलेशन करके बनाऊँगी। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई किन्हीं को कोई दिक्कत होगी तो वो ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। और जिन किन्हीं का भी एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग निकला हुआ है, तो वो अपनी पढ़ाई को और अपनी तैयारी को धार दें, है ना। जो भी उनका जो भी पेपर्स हैं, उनके बाद पेपर 3, पेपर 1, पेपर 2, हर किसी में आप लोग इक्वल टाइम दें, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। आपसे मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हैशटैग रीस्टार्ट अपनी सीरीज़ को फिर से रीस्टार्ट करिए, फिर से पढ़ें और इस बार सिलेक्शन ज़रूर लें। फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछी गई है उनका भी आप लोग आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद एंड गुड नाइट आप सभी को एंड बाय।